हाँ, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नहीं जानते लिख लीजिए। देखिए, जैसे ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, बट ये डिपेंड करता है कि पढ़ाया किस तरीक़ा से जा रहा है। जीडीपी किस चीज़ से बनती है, बजट हम छोड़ देते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, पूरा जीडीपी यही है ना, तो आप लिख लीजिए पूरा जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। ऐसे सरकार अब चतुर्थ और पंचम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां तक मत जाइए, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इससे मिलके जीडीपी होता है, जीडीपी बनता है। अब प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर हो गया, खेती हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर से एलाइड बाकी कुछ सारी सर्विसेज है, लेकिन हम जो बता रहे हैं कैसे जुड़ा हुआ है। और इंडस्ट्री से जुड़ा तृतीय हो गया हमारा सर्विस, सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, इसी को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बजट बनाती है। ठीक है, तो इसके नीचे किसी बजट से जुड़ जाएगा। ठीक है, सरकार इसी को रेगुलेट करने के लिए बजट बनाती है ना, तो इससे बजट हमारा जुड़ जाएगा। अब बजट के माध्यम से क्या करती है सरकार, टैक्स लगाती है। ठीक है, इसको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, एक डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो हम यहाँ पे जीएसटी ले लेते हैं, तत्काल जीएसटी सरकार टैक्स लगाती है। ठीक है, अब देखिए टैक्स अगर लगाएगा सरकार, जीएसटी लगाया, तो जीएसटी से जो सरकार पैसा वसूल करती है, वो पैसा रखती कहाँ है, या सरकार के, हाँ सरकार जो जीएसटी से पैसा वसूल करती है, तो पैसा सरकार रखती कहाँ है। नहीं, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया का पैसा कहाँ रहता है, जैसे होता है ना, ठीक, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया में पैसा गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो पैसा एक्चुअली रहता, जैसे आपका हमारा पैसा बैंक में रहता है ना, या हमारे साथ में होता है, तो सरकार का पैसा जो जीएसटी कलेक्शन आया वो कहाँ रहता है, क्या सरकार के पैकेट में रहता है, मोदी जी के जेब में होता है, या कहाँ होता है, पार्लियामेंट में कहाँ रहता, कहाँ है पैसा। थोड़ा सा सही है, बाकी आप लोग बताइए। देखिए, सरकार का पैसा भी जो है बैंक में ही रहता है, सरकार का अपना अकाउंट होता है, आरबीआई में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, अन्य बैंक में अकाउंट है, अलग अलग मिनिस्ट्री का उसमें अकाउंट है। तो पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सरकार के पास पैसा आता है, वो बैंक में ही रहता है। ठीक है, बस हिसाब चलते रहता है, ऐसा नहीं कि सरकार का कोई अपना इंस्टीट्यूशन होगा उसमें पैसा भर भर के रखा, ऐसा नहीं होता है। तो टैक्स जीएसटी लगाया, तो जीएसटी के पैसा को रखने के लिए क्या चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए। बैंकिंग सिस्टम चाहिए, तो हम इसके बैंक के अंदर फिर पूरा का पूरा बैंक के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है सीआरआर, क्या होता है एसएलआर, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होता है कैसे। ठीक है, अब देखिए अगर बैंक आ गया, तो बैंक से फिर हमारा एफडीआई जुड़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, एफडीआई। ठीक है, और इसी को फिर दूसरा हम लिख लेते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं कि एफडीआई कैसे आता है, क्या प्रवाह होता है, अंतर प्रवाह होता है, नहीं होता है, ये हो गया। ठीक है, अब एफडीआई अगर हम पढ़ें तो इसके बाद क्या होगा, एफडीआई हमारे देश में क्यों आता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना, इंडस्ट्री में लगा तो प्रोडक्शन उत्पादन हो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसको कहते हैं आयात और निर्यात। और आयात और निर्यात से हमारा आता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं कि चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा चल रहा है, तो अमेरिका के साथ हम सकारात्मक पॉजिटिव में, तो ये हो गया बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं दो टाइप होते हैं, एक होता है सीए करंट अकाउंट, ठीक है, जिसको हम लोग वहां पे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, लिख लीजिए यहाँ तक। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर होगा तो क्या करते हैं हम, क्या तो कभी तो या तो किसी देश को हम अपने भारतीय रुपया में पैसा देते हैं उसको, या हम डॉलर में देते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ जाएगा क्या हमारा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जहां हम फेमा की बात करते हैं, जो हमारा डॉलर के मुकाबले मुद्रा मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं। और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग संस्था है हमारे पास। जिस एफडीआई हमारा एफआई आएगा तो क्या आएगा, शेयर मार्केट में आएगा, तो उसके लिए सेबी है। बैंकिंग के लिए आरबीआई है। टैक्सेशन के लिए अलग अलग सीबीडीटी सरकार एजेंसियां बनाई हुई है। तो इसके लिए अलग अलग एजेंसी है, लेकिन मोटा मोटी इकोनॉमिक्स आप देखें तो इतना में हो जाता है, इससे अधिक एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे एक मोटा मोटा याद रखिए, ये जो है हमारा प्रीलिम्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस इसमें बहुत कम इंक्लूड है। और पीसीएस के या यूपीएससी का स्तर पे मेंस और पीटी का सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, मेंस और पीटी के सिलेबस में काफ़ी कुछ डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग सेक्शन लेके चला जाता है और यहाँ पे थोड़ा अलग सेक्शन लेके चला जाता है। कोर इकोनॉमी से सवाल आता है प्रीलिम्स में, मेंस में कोर इकोनॉमी से सवाल वाले से आता नहीं है। तो अब हम लोग उस पर बात करें जो बुक हमने बताया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये है इकोनॉमी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। आ जा भाई तू। तो जब आप लोग बुक पढ़े ही नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है समष्टि अर्थव्यवस्था। ये बुक जो है समष्टि अर्थव्यवस्था का, किताब का नाम है समष्टि, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो समष्टि और व्यष्टि में क्या अंतर होता है, माइक्रो और माइक्रो में क्या अंतर होता है? एग्जाम्पल बताइए। जैसे आरबीआई है हमारा, आरबीआई किस में आएगा? हिंदी में बोली समष्टि व्यष्टि। आरबीआई समष्टि में आएगा, व्यष्टि में आएगा? समष्टि में आएगा। और अनिल अंबानी, अडानी अभी ये अभी टॉप पे चल रहा है ना हमारा अडानी साहब, तो अडानी साहब किस में आएगा? किस में आएगा अडानी? बीएसटी में आएगा। हम अडानी कंपनी की बात कर लेते हैं। रिलायंस एक कंपनी है ना, तो रिलायंस किस में आएगा? रिलायंस कंपनी है। ये किस में आएगा? एक तरफ हम रिलायंस को रखते हैं, एक तरफ हम आरबीआई को रखते हैं, तो ये दोनों किस में आएगा? दोनों एक कंपनी की तरह ही काम करता है, बिहेव करता है, तो दोनों ये किस में आएगा? रिलायंस, ठीक। अडानी का आपने जिक्र कर दिया, रिलायंस। जैसे बहुत सारे कंपनी है ना, रिलायंस है, वो एक रोड बनाने वाले बहुत फेमस कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएनटी क्या नाम है उसका, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बेहतर काम करती है वो। तो ये रिलायंस किस में आएगा बताइए? आई में कि ए में? रिलायंस। अच्छा, रिलायंस आ जाएगा माइक्रो, MI में, ठीक है। और आरबीआई आई में कि ए में? ए में, नहीं, ठीक है, ए में ही आएगा, आई में नहीं आएगा। जी देखिए, जैसे आरबीआई क्या है ना, आरबीआई हमारा बीएसटी और समष्टि में अंतर ये होता है कि बीएसटी का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएसटी अर्थशास्त्र, ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मतलब ये अपने बारे में सिर्फ सोचता है। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस अपने और अपने शेयर होल्डर के बारे में सोचेगा, लेकिन जो समष्टि होता है ना, वो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। जैसे आरबीआई है तो आरबीआई को पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा।
कस्टमर के बारे में भी, गरीब आदमी के बारे में, बैंकिंग अमीर सब के बारे में सोचना पड़ेगा। तो समष्टि का मतलब होता है कि एक देश की होल अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पाएंगे कि वास्तव में व्यापक आर्थिक प्रश्न जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। तो जिनका संबंध सभी नागरिकों से है, जिसे क्या संपूर्ण रूप से कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी, क्या संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा, तो संपूर्ण जब देश का नागरिक प्रभावित होगा तो वो होता है समष्टि। अब सेबी अगर कोई डिसीजन लेगा तो संपूर्ण देश के नागरिक को देख के लेता है, आरबीआई लेगा तो संपूर्ण देश के नागरिक को देख के लेता है, लेकिन अगर इसको लेना होगा रिलायंस को तो वो अपने प्रॉफिट पे डिसीजन लेगा, पार्टिकुलर डिसीजन लेगा। तो ये अंतर होता है समष्टि और व्यष्टि में, माइक्रो और मैक्रो में। समझ गए? आगे चले कोई दिक्कत? इसको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के सेक्टर होते हैं क्षेत्र, थोड़ा सा इस पुस्तक में स्टार्टिंग बड़ा डिफरेंट तरीका से किया गया है कि यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो ये हमारा क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्गत का मतलब होता है निर्यात के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्गत स्तर ही बढ़ता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में अगर वृद्धि होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, प्रोडक्शन अधिक करेगा। और औद्योगिक वस्तु में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में साधारण तथा एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति, हम भिन्न भिन्न उत्पाद इकाइयों रोजगार के स्तर सभी एक साथ घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये सब हम क्या देखते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था में, MACRO मैक्रो वाले में, कि अपडन चलते रहता है, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल है कि ये हमारा हो गया कि समष्टि अर्थव्यवस्था अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पढ़िए इसको भाई जरा। अब जैसे यह हम देखें अर्थव्यवस्था में एक शब्द यहाँ पे लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सामान्यतः इस विश्लेषण को सरलीकृत किया है कि एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुल उत्पादन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या समष्टि कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का संबंध, जिन्हें परिवर्तित जैसे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि से इसे क्या होता है। तो ये सारा का सारा क्या हमारा समष्टि अर्थव्यवस्था का। देखिए इसे सरलीकृत करने के लिए सक्षम हम इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन करने के उसका सार प्राप्त करने अधिकांश बाजार में खरीदारी, क्योंकि समानतः कीमत, ब्याज, मजदूरी, लाभ, इन सब को देख के हम कोई भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। बुक है आपके पास, आप लोग के पास नहीं है बुक ये वाला, तो कैसे होगा फिर? आप कोई लाइन अगर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा बताइए? आप लोग रूम पे पढ़िएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा फिर बाद में। यह देखिए यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट, ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेता है उसे कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इस पुस्तक में जो है, इस बुक में इकोनॉमी के मैक्सिमम अधिकांश 3 चीज पे फोकस किया गया है। एक हो गया हमारा क्या, कृषि, औद्योगिक वस्तु का उत्पादन, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। अगर पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है तो 3 दिया हुआ यहाँ पे, कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। तो इकोनॉमिक्स में मेनता इसी 3 को लेकर चला जाता है और ये हमारा पूरा का पूरा जो समष्टि अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ठीक है।
हाँ, कृषि लाके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी हो गया, और सेवा हमारा टर्सरी हो गया। इसके अतिरिक्त भी अन्य चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, ये बात सही है, लेकिन मोटा मोटा लेके चला है, एक मोटा मोटा डिवीजन है ये, ठीक है। तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट, ठीक है, और जिनसे चालित होते प्रकृति, यहां देखिए व्यष्टि जिसका अर्थ होता है छोटा, ठीक है, व्यष्टि जिसका अर्थ होता है छोटा, एजेंट होता है अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप, जैसे एक उपभोक्ता है तो उपभोक्ता भी किस में आएगा, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो उपभोक्ता किस में आएगा, व्यष्टि यानी छोटा आएगा, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिस्टिक होकर सोचता है, ठीक है। उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपना लागत, तो ये हो गया हमारा क्या, व्यक्तिगत रूप से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम करने लगता है और वस्तुओं को बाजार उचित, तो ये क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, समझ गए, ये हो गया हमारा व्यष्टि। और हमने समष्टि का परिभाषा पीछे बता दिया कि समस्त देश का नागरिक प्रभावित होता है, वो हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मांग और उत्पादन पे ही क्या कहता है उसको चलता है, डिमांड एंड डिपॉजिट, ये अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिमांड और डिपॉजिट पर ही चलता है, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी, क्या नाम था उनका, हाँ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा कहीं पूछ ले। यहाँ पे ये लाइन देखिए, बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है, ठीक है, उसे अपने शेयर धारकों के हितों को कार्य करना पड़ता है जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है, ठीक है। हाँ यही हो गया इसमें उदाहरण, व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें आ गया व्यष्टि, समझ गए होंगे पूरे तरीका से। और समष्टि क्या होता है, यह भी लिखा, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास करता है। तो एडम स्मिथ ने क्या थ्योरी दिया था, एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या कहता था, इन्होंने किस सोच को लेके दिया था, उन्होंने समष्टि पे दिया था, व्यष्टि पे दिया था, क्या सोच के दिया था। ऐसे ये क्वेश्चन पीटी में कई बार पूछ लेता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, कई बार पूछा भी गया है, एडम स्मिथ का पुस्तक। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, इनका अनुभव ये था कि जिसे सरकार को, जैसे हमारे देश में कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से हर काम सरकार कर रही थी, जैसे अभी वर्तमान सरकार का कॉन्सेप्ट है कि सरकार का काम नहीं है हर चीज़ करना, वो प्राइवेट सेक्टर का आप दे दीजिए, सरकार का काम है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, कानून बनाना। इसीलिए सरकार बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, कैसे नहीं, सरकार बीमा भी कर रही है, सरकार प्रोडक्शन भी कर रही है, तेल भी बेच रही है, एजुकेशन भी दे रही है, हेल्थ भी दे रही है। तो ये तो एडम स्मिथ ने यही कहा था कि ये सब चीज़ सरकार को छोड़ देना चाहिए था प्राइवेट लोगों के हाथ में, प्राइवेट व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा और उसके बाद वो रोजगार देगा, सरकार का काम है सिर्फ लॉ ऑर्डर मेंटेन करना। तो इनका ये था पूंजीवादी अर्थशास्त्र के या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थन इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो इसको काउंटर किसने किया था अर्थशास्त्र में, अगर कोई नाम आप लोग को याद हो तो, जिन्होंने इसके विपरीत थ्योरी दिया था, हाँ मार्क्स ने दिया था। मार्क्स ने क्या कहा था, क्या था, उन्होंने कहा था कि जो रिसोर्सेज है उसका जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, इसके उसको समाजवाद नहीं कहते हैं, कैपिटलिज्म तो इनका है, हाँ नहीं तो वो समाजवाद नहीं था ना, वो साम्यवाद था। उसको साम्यवाद कहा जाता है हिंदी में, समाजवाद हमारे नेहरू जी का दिया हुआ था, ठीक है, उसको साम्यवाद कहा जाता है हिंदी में, सोशलिज्म, ठीक है, हाँ वही साम्यवादी, साम्यवाद या साम्यवादी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को साम्यवादी कहा जाता है, ना कि समाजवादी। बोलचाल भाषा में समाजवादी कहा जाता है, लेकिन समाजवादी बेसिकली हमारे देश की ओरिजिन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़िए यहाँ पे,
पढ़ लीजिए। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहती है, जो हम बता दिए। द्वितीय कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है किंतु संतुलन मांग और पूर्ति उत्पादन करने में असमर्थ है। तृतीय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाजार इन्होंने दिया कि बाजार कहाँ रहना चाहिए था और कहाँ नहीं रहना चाहिए था, बस इन्होंने ये थ्योरी दिया। ठीक है, तो इसका समझ गए एडम स्मिथ साहब का। इसके बाद जो है भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में आज़ादी से पहले मंदी आई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, दुनिया के इतिहास में हमारे भारत की आज़ादी से पहले दुनिया में कहीं पे मंदी आई थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत हॉट टॉपिक है। तो कहाँ आई थी और किस वर्ष आई थी? लिखा हुआ है भाई किताब में, किताब पढ़ रहे हैं फिर भी पता नहीं चला। 1929 में आया था। हाँ, 1929 की मंदी जो है विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको वैश्विक आर्थिक मंदी कहा जाता है। 1929 में ये आया हुआ था। ठीक है, तो 1929 में जब मंदी आया था तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ ना कि जो ये पूंजी, अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? हाँ, जिससे है ना समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, यह तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडम स्मिथ ने किसका पैरोकारी किया था? एडम स्मिथ ने पैरोकारी किया था बीएसटी का, कि आप जो है बाजार पे सब कुछ छोड़ दीजिए, इंडस्ट्रिस्ट को सब कुछ दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनियां निर्धारित करेंगी चीज़ों को कि अर्थव्यवस्था कैसे चलाना है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि डिमांड एंड मांग और सप्लाई। ठीक है, मांग और सप्लाई, तो कंपनियां देखती है किस चीज़ का मांग मार्केट में है और किसका हमें उत्पादन करना चाहिए था। तो यहाँ से तो ये तो हमारा था बीएसटी। तो जो हमारा एडम स्मिथ का पूरा कॉन्सेप्ट था वो बीएसटी पे था कि हर चीज़ कंपनियों को दे दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे है हमारा क्या कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया समष्टि अर्थशास्त्र का, हम ये पूछ रहे हैं। तो देखिए 1929 में ये हमारे हैं जॉन मेनार्ड किन्स साहब, इसी पे हमारा भारत चल रहा है, इसी का अर्थव्यवस्था की थ्योरी पे भारत चल रहा है। ठीक है, 1929 में महामंदी आई थी अमेरिका में, जिससे कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। तो बोला कि भाई ये तो अर्थव्यवस्था अब चल नहीं पा रहा है ना, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अगर देखें तो अमेरिका कब आज़ादी मिला था? लगभग 1776 बोस्टन टी पार्टी के बाद माना जाता है वो आज़ादी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 1929, तो फिर भी अगर देखें तो लगभग अगर 100 साल से अधिक का टाइम पीरियड होता है। तो 100 साल जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चली, काम की, उसके बाद वो काम करना बंद कर दिया। तो 1929 में महामंदी आई, लोग बेरोजगार हो गए, काफ़ी सारा दिक्कत हुआ अर्थव्यवस्था में। तो फिर ये नई थ्योरी उभर के आया, जिसमें थ्योरी दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। इन्होंने कहा था कि हर चीज़ पूंजीवादी चीज़ों पे, हर चीज़ पूंजीवाद पे नहीं छोड़ देना चाहिए था, कुछ चीज़ें सरकार को भी करना चाहिए था। तो इनका कॉन्सेप्ट जैसे अभी हमारा यहाँ देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, तब समझ में आ जाएगा। किताब नहीं आप लोग बस इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है कि रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई, पढ़ लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ दिया है कि इस घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके की अर्थव्यवस्था के प्रकार संबंध में सोचने के लिए प्रेरित किया। और 1900 जो हमारा आईएमएफ है या क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। ठीक है, राउंड फिगर सही है। तो इसी के बाद इसकी स्थापना का सोच आया था कि दुनिया में कोई ऐसा एक संस्था होना चाहिए था कि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उनको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए था। तो इसके बाद जॉन मेनार्ड किन्स ने थ्योरी दिया कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ न छोड़ के सरकार को अपने स्तर पे भी रखना चाहिए था, कि अगर प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करना बंद कर दे तो सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश करे। जैसे कोरोना का टाइम लिया, भारत सरकार ने क्या किया था, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक स्पिरिट की बात होती है इकोनॉमी में, स्पिरिट होना चाहिए था आदमी के अंदर काम करने का। अगर मान के चलिए कि हमारा मार्केट है, मार्केट में अगर डिमांड नहीं होगा, ठीक है, मार्केट में डिमांड नहीं होगा, मांग नहीं होगा, तो उत्पादन प्राइवेट सेक्टर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा।
और 1929 के बाद फिर अमेरिका में मंदी कब आई थी, जिसपे वो एक मूवी बना था फंस गया ओबामा। भारत की उसमें बहुत तारीफ होती है भाई। ओबामा के टाइम में ही आया था। उसके बाद एक 2008 में मंदी आई थी अमेरिका में। 2008 में भी बहुत भयानक मंदी आई थी अमेरिका में, उससे भारत भी प्रभावित हुआ था। तो इस समय कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हमारे देश में देखिए क्या है ना, हमारे देश को मंदी कभी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है कि हमारे देश को मंदी कभी प्रभावित नहीं करता है। ऐसे इस चैप्टर को आप लोग पढ़ते थे, सब चीज़ आप लोग को पता होता, लेकिन अब नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत की ऐसी क्या विशेषता है कि दुनिया में कहीं भी मंदी आ जाए लेकिन भारत को मंदी प्रभावित नहीं करता है। जनसंख्या, यहाँ पे डिमांड बहुत अधिक है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जब हम यही बताएं कि हमारे यहाँ अगर मांग होगा तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उत्पादन करेगी, और अगर मांग नहीं होगा तो इंडस्ट्री उत्पादन नहीं करेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मांग कैसे होगा, मार्केट में मांग कैसे आएगा? नहीं, ठीक है, लोगों के द्वारा आएगा। तो कैसे आएगा? लोगों के पास जब पैसा रहेगा, परचेजिंग पावर। ठीक है, लोगों के पास जब सिंपल भाषा में अगर मनी रहेगा, पैसा रहेगा, तभी लोग खरीदेंगे। अगर मनी नहीं रहेगा तो फिर अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं आएगी। तो 2008 में यही हुआ था। 2005-6 में मनरेगा चला था। मनरेगा का जनक किसे कहा जाता है? बीपीएससी में तो कम से कम पता होने, मनरेगा का जनक किसे कहा जाता है? रघुवंश सिंह। हाँ, जो बिहार के आरजेडी के नेता थे, एक्सपायर, मर गए वो, रघुवंश सिंह। ठीक है, तो वो मनरेगा के जनक वही थे, उन्हीं की दिमाग की उपज है मनरेगा। तो देखिए मनरेगा में क्या होता है, लोगों को पैसा दिया गया होता है ना कि 15 दिन तक अगर आपको काम नहीं मिला तो फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, लोगों के पास पैसा गया तो लोगों ने क्या किया, सामान का मांग करना शुरू कर दिया। तो जब मांग करना शुरू करेगा तो फिर आपकी अर्थ इकोनॉमी जो है वो मंदी में नहीं फंसेगी ना। तो इसलिए हमारे भारत पे मंदी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए कभी कभी देखिए सरकार क्या करती है, जैसे कोरोना के टाइम में देखिए बीजेपी सरकार, मोदी जी ने क्या किया कोरोना के टाइम में, हर जनधन अकाउंट में 500 रुपया देना महिलाओं को शुरू किया था। दिया था कि नहीं दिया था भाई? नहीं, राशन तो फ्री था, वो अलग चीज है, लेकिन आप उस समय देखिए तो महिलाओं को 500 रुपया अकाउंट में दिया गया था, प्रत्येक महिलाओं को। किसानों को 2000 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार अन्य तरह की पेंशन देती है, जैसे वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है। मतलब जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, चर्चा चलते रहता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चलते रहता है। बहुत राज्य सरकार देखिए, जैसे बिहार सरकार भी बेरोजगारी भत्ता देती है और बहुत राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है। तो फिर ये क्यों करता है? इससे ये होता है ना कि जैसे इकोनॉमी में डिमांड बनी रहे। अगर डिमांड नहीं बनेगा तो इकोनॉमी हमारा कोलैप्स कर जाएगा। अब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, जब मांग नहीं रहेगी तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो फिर सरकार आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कभी कभी सुनने कहा जाता है कि सरकारी एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था, सरकार को निवेश करना चाहिए था। इसलिए सरकार ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, सपोज कीजिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोड ही बना रही है, चाहे पुल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसमें मजदूरों को काम मिलेगा। तो मजदूरों को काम मिलेगा तो मजदूर पर पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो क्या होगा, फिर वो मार्केट में डिमांड जनरेट करेगा। तो यही पूरा का पूरा केंद्र साहब ने कहा था कि जब इस तरह की समस्या आएगी या आती है तो सरकार को आगे आके पैसा खर्च करना चाहिए था। ठीक है, सरकार अगर आगे आके पैसा खर्च करेगी, मार्केट में डिमांड होगा, तो फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो लाभ के सिद्धांत पर काम करता है, बेनिफिट के सिद्धांत पर काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए राज्य के स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे भी सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कभी कभी पार कर जाता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, कर्ज लेके भी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो यही एक, तो केंद्र साहब ने यही कहा था। एडम स्मिथ साहब ने कहा था कि हर चीज पूंजीवादियों को दे दीजिए, वो चला लेगा, लेकिन केंद्र साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इस तरीका से होना चाहिए था। और ऐसे अभी पूरे दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो कि पूंजीवाद ना हो। जैसे हमारा भारत भी है, आज़ादी के टाइम से काफ़ी दिन तक जो है हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर चला, लेकिन अभी हमारे यहाँ समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी उतना ही है, कम नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यूअर में ये सवाल कि आप दोनों में से किस अर्थव्यवस्था को प्रेफरेंस देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? जॉन मेनर्ड कीन्स को। ठीक है, और उसको क्यों नहीं?
नहीं, आपके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, कोई तर्क देंगे ना, आप ऐसे तो नहीं कर देंगे ना, ये बताइए। नहीं, ये तो बहुत पुराना एग्जांपल हो गया ना। आप अमेरिका का मंदिर का मतलब कहेगा कि मास्टर पढ़ा दिया होगा, किताबें पढ़ लिया होगा। रिसेंट एग्जांपल डाले। देखिए एग्जांपल इसमें ये है, दूसरा चीज़ क्या होता है ना, अगर आप हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली भी तो हो जाती है ना, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखती है, मोनोपोली हो जाती है। और जब कभी आपदा आता है, ठीक है, तो वो उसमें जो है बेनिफिट उठाने लगता है। इसीलिए सरकार को वैक्सीन की कीमत को रेगुलेट करना पड़ गया था कि नहीं, आप इससे अधिक में नहीं बेचेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाती है। और सपोज कि जैसे मान के चलिए कि ट्रेन है या ट्रांसपोर्टेशन है, कई बार ऐसा ब्रिटेन में कई बार हो गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में से कई बार हो गया है कि सब कुछ का आप अगर मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन को या प्राइवेटाइजेशन कर दिए, तो हॉलीडे के दिन जो होता है ना, जब छुट्टी का दिन होता है, अगर आपका ड्राइवर छुट्टी पर चला गया तो भाई ट्रेन कौन चलाएगा। तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ जाती है प्राइवेट सेक्टर में। हमारे गवर्नमेंट में क्या है, सरकार छुट्टियां कैंसिल कर देती है, ठीक है। और मान के चलिए कि इसे प्राइवेट व्यक्ति है, उसको अगर सरकार से अपनी कोई चीज़ मनमानी है, जिसको हम लोग कहते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो क्या करेगा, वो छुट्टी घोषित कर देगा। अब आप हर चीज़ प्राइवेट को दे दिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन ही प्राइवेट को दे दिए, और तो क्या करेगा, अगर अगर वो प्राइवेट व्यक्ति ये कह दिया कि आज हम चक्का जाम कर देंगे, रेलवे कोई ड्राइवर नहीं चलेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन सरकार के कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, बाध्यताएं होती है, उनकी नौकरी जा सकती है। तो सरकार आप देखिए कई कई रूटों पर देखें, अभी भी सरकार अगर जनरल टिकट लिए हैं या रेल टिकट लिए हैं, उसके पीछे क्या लिखा रहता है, हमने पहले नहीं देखा थी चीज़, हमने इधर नोटिस किया है। उसके पीछे लिखा रहता है कि सरकार जो है 57% ही अपने यात्री भाड़ा से कमा पाती है रेल, वो डाटा उस पर दिया हुआ है। तो क्या करती सरकार, देखिए किसी किसी रूट पे कभी क्या होता है कि सरकार को ट्रेन चलानी पड़ती है, बेशक उसमें जनरल डिब्बे होते हैं, 70% आदमी उसमें टिकट ना लेता हो, मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी सरकार ट्रेन चलाती है। तो फिर हाँ, तो जन कल्याण के लिए सरकार को वेलफेयर काम करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वहाँ पे ट्रेन बंद कर देगा, वो नहीं चलेगा। अगर उसको देखा बेनिफिट नहीं चली, इससे अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो कुछ दिन पहले शायद लखनऊ तक तेजस ट्रेन का नाम चलाया गया था, तेजस ट्रेन चलाया गया था ना, जिसमें वो लड़की उड़की एयर होस्टेस की तरह दिया गया था, क्या नाम था उसका, नहीं वो ट्रेन अब बंद हो गया है, कुछ वंदे भारत नाम नहीं था, तेजस करके कुछ नाम था। उसके बाद क्या किया ना, राजधानी का ही नाम चेंज करके तेजस कर दिया गया है। पहले तेजस ट्रेन स्पेशल चलाया गया था दिल्ली से लखनऊ के लिए, उसमें एयर होस्टेस की तर्ज पे लड़की रखा गया था, कि तर्ज पे ट्रेन में लड़की रखी गई थी, ठीक है, स्वागत करने के लिए। लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी अधिक थी ना, हाँ, तो इसके कॉस्ट इतना अधिक था कि सीटें काफ़ी खाली रह जाती थी, तो फिर उसको बंद करना पड़ गया। हाँ, वो पूर्णतः प्राइवेट था, प्रैक्टिकल किया गया था। जैसे अभी भी देखिए वंदे भारत में काफ़ी सारी सीटें खाली चली जाती है, काफ़ी महंगी ट्रेन है। और जहाँ भारत की 70% आबादी इस तरह रहती है, वो जनरल में जाना पसंद करती है, स्लीपर का टिकट ले लेती है, ट्रेन पे 4 घंटा 5 घंटा स्टेशन पे वेट कर लेता है, ठीक है, लेकिन वंदे भारत का टिकट नहीं लेता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाएगा ना, प्राइवेट सेक्टर में यही हो जाएगा ना, एक तो दरमा पैसा अनाप शनाप हो जाएगा। तो ये सब जो है आप रिसेंट का तर्क देंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं सर ठीक है, उसको करना चाहिए था, हमारे इकोनॉमी में भी हो रहा है, लेकिन उसकी रेगुलेशन की व्यवस्था स्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी, और हर चीज़ उसे नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ये यहाँ पे आप अपना तर्क दे सकते हैं, ठीक है। तो किन साहब को समझ गए और एडम स्मिथ साहब को भी समझ गए। ये आपको ऐसे लिखने में मदद करेगा, इंटरव्यू में मदद करेगा, प्रीलिम्स का स्तर पे इससे मदद नहीं होगा। इससे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर कहीं कोई कुछ लोग होते हैं कभी कभी चर्चा उर्चा करने लग जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए 3-4 चीज लिखा हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, तो यहाँ पे एक हाईलाइट वर्ड दिया है उद्यमी, पूंजीवादी देश। इस विषय के विशेष इतिहास के अंदर हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था कार्य का परीक्षण करेंगे, और पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम एक अनेक या अनेक उद्यमी होते हैं, तो उद्यमी जानते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है।
क्वेश्चन हमारा है कि संसाधन का डिफिनेशन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उनको कहते हैं जो हमारे नीड्स को पूरा करे, कोई भी मतलब चीज जो हमारे नीड्स को पूरा करे उसको संसाधन के और कोई? हाँ, रिसोर्स, इंग्लिश में रिसोर्स, आप इंग्लिश में ही बोले। ठीक है, बेसिक नीड्स भी कर दिया, नीड्स भी कर। जैसे सपोज कि हमारे पास पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, जब हम उसका उपयोग करना सीखे तब हमारे लिए वो संसाधन बना। ठीक है, हमारे पास कोयला था, मुझे पता नहीं था कि ये है क्या, जब हमने उसका उपयोग करना सीखा तब वो हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन का अभी ऐसे धरातल में बहुत ऐसी देखिए, अभी से कहा जा रहा है कि हमने यूरेनियम से हम क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा ऊर्जा हम बनाते हैं। लेकिन अभी चर्चा चल रहा है क्या कि थोरियम से बनाया जाए। थोरियम को हम क्या क्या अभी उस मात्रा में डेवलप नहीं कर पाए हैं। हो सकता है 5-7 साल 10 साल बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए तो वो हमारे लिए संसाधन हो जाए। ठीक है, अभी हमारा जैसे समुद्र से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाते हैं, हमारा रिसर्च चल रहा है। ठीक है, हम क्या करें, ज्वार से एनर्जी बनाने लगे, वेव से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे, तो फिर कुछ दिन बाद वो हमारा संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन का यही डेफिनेशन होता है कि इसीलिए देखिए कि बहुत सारे देश में क्या होता है ना कि उसके पास संसाधन होता है, इसे कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है, लेकिन उसके पास ऐसी तकनीक नहीं होती है कि वो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके। जैसे हमारा अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकी देश के पास बहुत सारा कच्चा माल मटेरियल है, लेकिन उसके पास इतना तकनीक नहीं है कि वो इसमें कन्वर्ट कर सके। यही हमारा यहाँ देखिए कि बड़े निर्णयों के लिए नियंत्रण, वे उद्यम चलाने के लिए स्वयं पूंजी पूर्ति करते हुए उधार लेते हैं और उन्हें प्राकृतिक संसाधन का भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुछ संसाधन का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट। फिर श्रम क्या होता है, चलिए हो गया होगा, पढ़ लिए होंगे। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ठीक है, हाँ, रिसोर्सेज तो संसाधन हो गया, संसाधन तो सब आ ही गया। देखिए 4 चीज़ कहा जाता है किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा उत्पादन करने के लिए। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, 2 कैपिटल चाहिए, 3 और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगर ये आपके अंदर ये स्पिरिट नहीं होगा तो फिर आप उत्पादन नहीं करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर चाहिए, तो ये 4 चीज़ लिख लीजिए। ठीक है ऑनलाइन वालों, धन्यवाद आपको, यहाँ तक का हमारा सफ़र था।